अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। अभी बज रहे हैं रात के 12 और रात के 12 बजे तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई तुम्हें सुनाने वाला है एक बहुत ही ज़्यादा हद से भी ज़्यादा खौफनाक वाली हॉरर स्टोरी। अभी बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। मैंने कहा प्यारा सा मौसम है और इस प्यारे से मौसम में क्यों ना तुम लोगों को थोड़ा डरा लिया जाए, इसीलिए आयतल कुर्सी पढ़ो और हम बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग ना एक सेकंड के लिए एक सिनेरियो, एक सीन इमेजिन करो कि तुम सेकंड ईयर में हो, तुम्हारे एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब तुम्हें छुट्टियां हैं। इन छुट्टियों में क्या करना है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन तुम अपने दोस्त से कहते हो कि यार चल कहीं घूम के आते हैं। वो दोस्त कहता है कि चल तू मेरे गाँव चल, मेरा गाँव बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पहाड़ी इलाके में है, तुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तुम एक्साइटेड हो जाते हो, तुम अपने उस दोस्त का कहना मानकर उसके गाँव चले जाते हो। वहाँ के जो लोग होते हैं तुम्हारा वेलकम करते हैं, उस दोस्त की फैमिली तुम्हारा वेलकम करती है, तुम्हें खिलाती पिलाती है, धूमधाम से रखती है तुम्हें। और तब होते हैं घड़ी पर 8:30 और वो जो फैमिली है वो अब सीरियस होकर तुमसे कहती है कि बेटा रात को कुछ भी करना लेकिन 9 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना, और अगर 9 बजे कोई भी हम भी चाहे तुम्हें बुलाएं तो घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, हमारी बात का जवाब तक मत देना, वरना तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा हद से भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसी एक्सपीरियंस को शेयर किया है हमारे साथ एक अदील नाम के लड़के ने। ये अदील की स्टोरी है जो कि मैं उसकी ज़ुबानी आपको सुनाने वाला हूँ। अदील के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, इसीलिए चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है अदील और मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, जिससे मिलता हूँ, उससे बड़ी ही आसानी के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। मेरी ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें इतना कुछ एक्साइटिंग नहीं है। बस घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं, बस एक नॉर्मल सी मैं लाइफ गुजारता हूँ। मेरे ऊपर फैमिली का बहुत ही बड़ा प्रेशर है। मेरी बहनें ही बहनें हैं। घर में मेरे जो वालिद हैं वो कमाते हैं, वो एक सरकारी जॉब करते हैं, और मेरी जितनी भी फैमिली है ना उनकी ना मेरे साथ बहुत ही बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि कल ये पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, कमाएगा, हमारे हालात बदल के रख देगा। तो उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए मैं दिन रात एक करता हूँ, अच्छे से पढ़ता हूँ। और लेकिन मुझे ना फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन रहती है। नौकरी क्या मिलेगी, क्या करूंगा, कैसे अपनी बहनों की शादियां करवाऊंगा, इन सब चीजों का ना मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ा बर्डन है। हालांकि मैं जब भी किसी दोस्त से मिलता हूँ ना तो मैं उसे ये फील नहीं होने देता कि मैं कितना नर्वस हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर ये चीज मुझे खाए जा रही थी। मेरे जो है ना सेकंड ईयर के एग्जाम्स करीब आ जाते हैं और मैं अपने एग्जाम्स को क्लियर कर लेता हूँ, मतलब मेरे एग्जाम्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो एग्जाम देने के बाद रिजल्ट तक आने के जो बीच के दिन होते हैं वो तो आप सभी को पता है कि छुट्टियां होती हैं, ठीक है, उनमें आपको कॉलेज नहीं जाना होता। तो ऐसे ही छुट्टियां चल रही थी। हमारा लास्ट पेपर था और मैंने अपने एक दोस्त जिसका नाम है असद, अब असद के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि वो ना ऑपोजिट है, ठीक है ना, मतलब समझो कि मैं ना मतलब अगर एक्सट्रोवर्ट हूँ, मतलब एक ऐसा इंसान जो बड़ा इजीली घुल मिल जाता है कहीं पे, वो इंट्रोवर्ट है, मतलब वो ज़्यादा बातचीत नहीं करता, बड़ा खामोश तबीयत का बंदा है, बस अपने काम से काम रखना, पढ़ना लिखना, और उसका एक ही दोस्त है और वो हूँ मैं, दैट्स इट। और उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। एक मर्तबा तो मुझे कुछ लड़के मार रहे थे, बुली कर रहे थे, तो ये आया, इसने मुझे बचाया, और उस टाइम पे ये मुझे जानता भी नहीं था, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि जिम वाला लड़का है, लेकिन ज़रा मोटा है, हट्टा कट्टा टाइप का है। तो वो लड़के इसको देखकर डर के भाग गए और तभी मेरी और इसकी दोस्ती का आगाज़ हुआ। खैर आखिरी पेपर था और मैंने अपने दोस्त असद से कहा कि यार चल कहीं घूम कर आते हैं। अब असद ने फर्स्ट टाइम मुझे ऑफ़र किया कि चल यार मेरे गांव चलते हैं। अब असद का जो गांव था, अगर उसका नाम मैं आपको बता दूं ना तो आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा जेलस होने वाले हो कि यार काश हमारा भी कोई मतलब ऐसा दोस्त होता, क्योंकि मेरा जो दोस्त था वो गिलगित का रहने वाला था। अब जो लोग नहीं जानते, गिलगित बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जितना आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ठीक है। और मैं पर्सनली इसकी गारंटी दे सकता हूँ। और गिलगित जो है ना एक पहाड़ी इलाका है, सर्दियाँ होती हैं वहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत मौसम वहाँ पे रहता है। और मेरा ये दोस्त वहाँ का रहने वाला है और उसने मुझे वहाँ अपने गाँव गिलगित में आने की ऑफ़र की, ठीक है। तो मैं कैसे ना करता, मैंने फटाफट एक्साइटमेंट में आकर बोला चल यार चलते हैं। खैर एक दिन जो है ना हमने अपने बैग पैक किए और हम निकल गए गिलगित के लिए।
गिलगित जब हम पहुँचे तो गिलगित से जो मेरे दोस्त का घर था, जहाँ पर उसकी फैमिली रहती थी, उसके जितने भी रिश्तेदार थे, वो जो भी रहते थे, ठीक है ना, वो जो घर था ना वो गिलगित में ही था। लेकिन समझ सकते हो ना, गिलगित पहुंच के आगे थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता था। तो मेरे ही दोस्त के, असद के जानने वाले थे कोई, ठीक है, उनके पास थी जीप। तो उन्होंने हमें जो है ना फ्री में उसके घर तक राइड दी। अब उस गाड़ी में, ठीक है ना, अपनी जीप में और भी लोग बैठे हुए थे। और गिलगित में ऐसा होता है, ठीक है ना, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जाती, आपको जीप बुक करानी पड़ती है 4x4। तो 4x4 टाइप की गाड़ियाँ जो है ना वहाँ पर चलती हैं, स्पेशली जहाँ पर मेरे दोस्त असद का घर था। तो इसी तरीके से हम जो है ना, एक जीप होती है, वो मेरे दोस्त के जानने वाले होते हैं, उसमें हम बैठ जाते हैं और उसमें और भी लोग होते हैं, वहीं के लोकल लोग वगैरह वगैरह। अब मैं ना एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि जब से हम इस गांव में इंटर हुए हैं ना, मेरा ये जो दोस्त है असद, वो बहुत ही चुप चुप सा है, इतना बोल नहीं रहा, ठीक है। अब इमेजिन करो आपका दोस्त, ठीक है ना, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, आप बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा, ठीक है, मतलब हाँ कोई इंगेजिंग कन्वर्सेशन नहीं वो आपके साथ कर रहा। तो मतलब ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है, वो अब कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं ऑकवर्ड हो रहा हूँ, मैं कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, वो बोल ही नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो यार, थका होगा वो ना, बस बार बार अपने मोबाइल को देख रहा, उसने गूगल मैप्स खोला हुआ है, बस वो यही देख रहा है कि हम कितने दूर हैं, कितने करीब हैं, बस ये सब चीज़ें वो देख रहा है, लेकिन बोल वो कुछ भी नहीं रहा। अब मुझे ये चीज़ अजीब लगी, लेकिन मैंने ये सोच के टाल दिया कि भाई साहब थक गया होगा बेचारा, इसीलिए चलो ठीक है, मैं इसे ज़्यादा तंग नहीं करता। लेकिन जब बात मतलब बर्दाश्त से बाहर हो गई ना, तो मैंने इसे पूछा भी, मैंने कहा यार कोई टेंशन है तुझे, मतलब तू ठीक तो है ना, क्या चक्कर क्या है, जब से हम तेरे गाँव आए हैं तू बहुत चुप चुप सा है, मतलब क्या हो क्या रहा है ये भाई। तो उसने बस मुझसे इतना ही कहा कि नहीं भाई कुछ नहीं, बस तू ना जब अब इधर आया है, ठीक है, तू रहेगा काफ़ी दिन, बस कोशिश करी कि रात के टाइम ना तू बिला वजह बाहर मत निकली। अब जब असद ने मुझसे ये कहा ना कि भाई तू ज़्यादा अननेसेसरली मतलब बाहर मत निकली, तो मतलब मुझे ना बड़ा ही अजीब सा लगा, और मैंने बस सिर्फ इतना कहा ठीक है नहीं निकलता, इसमें क्या है, मतलब ठीक है नहीं जाते। भाई साहब अगर मेरा कोई दोस्त ऐसे मुझे बोले ना, अगर मैं उसके गांव जाऊं और वो मुझे कहे भाई तू ना बस रात के 8 या 7 बजे के बाहर मत निकलना, ठीक है, मैं उसे बस इतना ही कहूँगा कि चल बेटा यहाँ से गाड़ी घुमा, मुझे यहीं पे उतार दे, बिकॉज आई नो व्हाट्स कमिंग, ओके। तो ठीक है, अब जो अदील है वो इस चीज़ को ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं लेता। अब वो जाए जा रहे हैं, ठीक है, और सफ़र ऐसा था कि मतलब रश भी थी, ठीक है, और ये सब चीज़ें थी, और सफ़र ना इनका बहुत ही लंबा हो जाता है, ठीक है, मतलब ये गिलगित तो तकरीबन दोपहर के टाइम पहुंच गए थे, लेकिन अब जहां इनका घर था ना, मतलब जहां पे असद का घर था, वहां तक पहुंचते पहुंचते इनको रात हो गई, मतलब शाम होने वाली थी ना, तो अंधेरा सा हो गया। तो आपको पता है ये पहाड़ी इलाकों पे मतलब जल्दी और थी भी, मतलब समझो कि बस बर्फ़ नहीं थी, बस मतलब सर्दी थी, ठीक है। तो ऐसे आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पे समझो जैसे आम एरिया होता है ना, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यहाँ पे ना हल्की हल्की गर्मी होती है ना, तो ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, यहाँ पर सर्दी हो जाती है, और जब यहाँ सर्दी होती है तो इन पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ हो जाती है। तो ये आपको समझ आ गई होगी मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। तो बस यहाँ पे हल्की हल्की गर्मी थी, ठीक है, और वहाँ पर सर्दी थी, मतलब बर्फ़ वाली नहीं सर्दी, लेकिन सर्दी थी, लोगों ने स्वेटर जैकेटें पहनी थी। तो शाम हो गई, खैर जैसे तैसे करके हम जो है ना असद के घर पहुंच गए। अब असद के उस घर में रहते थे उसके पेरेंट्स, ठीक है ना, असद मेरे साथ पढ़ता था और वो हॉस्टल में रहता था, उसके जो पेरेंट्स थे वो इस गांव में रहते थे। और बड़ी हैरानगी की बात है कि असद का ये जो घर था ना गांव में, ये बिल्कुल आप समझो कि बिल्कुल जंगलों के बीच, ठीक है ना, जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव है। और गांव भी कैसा, तकरीबन 10-15, ठीक है ना, शायद ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10-15 घर हैं जंगल के दरमियान, ठीक है ना, और उन 10-15 घरों के दरमियान इतना इतना फासला। और असद का ये जो घर था ना वो एकदम कोने पे, एकदम एज पे, ठीक है ना, बस उससे नीचे फिर खाई, ऐसे वो था। और जब मैंने असद का घर देखा ना, तो पुराना घर,
ठीक है ना, लकड़ी का बना हुआ, ठीक है ना, बिल्कुल भी एक ईंट भी नहीं लगी हुई, लकड़ी का घर है, ठीक है, लकड़ी का फ्लोर है। और ऐसा घर आपको मतलब सिर्फ फिल्मों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम शहर के लोग तो ऐसा घर देखते ही नहीं ना, हमारे तो आपको पता है पक्के सही मजबूत ईंटों के, और ये तो लकड़ी का घर बना हुआ। तो मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात थी। एंड यू नो, जैसे ही मैंने उसका घर देखा तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार भाई इधर तो एक हॉरर मूवी शूट हो सकती है। अब जब असद ने मेरी ये बात सुनी ना तो वो ऐसे मुस्कुराया ना, ऐसे करके ऐसे वो मुस्कुराया। और पूरी ट्रिप में अब मैंने उसे जो है ना मुस्कुराते हुए सुना, तो मुझे भी ज़रा अच्छा सा लगा। खैर हम उसके घर में दाखिल हुए, उसके पेरेंट्स ने मुझे भी प्यार किया, असद को भी प्यार किया, आओ मेरे बच्चों, ये वो, हमें खाना खिलाया, ठीक है ना। मैं मतलब अपने कपड़े शपड़े कमरे में रखे, बैठ के खाना खाया, मज़े से इनके साथ गपशप लगा रहा हूँ। और इसकी जो फैमिली थी ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थी, बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज लोग थे ना। तो खाना पिलाना उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल ठीक रखा हुआ था, हमें ठीक ठाक वो खिला पिला रहे, सब कुछ अच्छा हो रहा। और अब मुझे भी ऐसा लग रहा था यार मैं एवं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, सब कुछ नॉर्मल तो है। और मेरा ये जो दोस्त था ना असद, वो भी अब नॉर्मल बिहेव कर रहा था। तो मतलब मैं तो एकदम मतलब रिलैक्स हो गया, टेंशन फ्री हो गया। अब भाई साहब घड़ी के ऊपर बजते हैं 8:30, ठीक है। जैसे ही 8:30 बजते हैं, असद के जो मम्मा पापा हैं वो फटाफट से खड़े हो जाते हैं, दरवाज़ों को बंद करते हैं, ठीक है ना, कुंडी लगाते हैं दरवाज़ों को, ठीक है ना। इससे पहले बस ऐसे दरवाज़ा फंस के बंद हुआ था, ठीक है, अगर आप उसे दिक्कत दो तो अंदर जा सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, इसको जो है ना मतलब लॉक कर दिया, मतलब कुंडी लगा दी, खिड़कियां बंद कर दी, खिड़कियों के आगे इन्होंने पर्दे कर दिए। और मतलब जो असद के अब्बू थे ना, वो अपनी जो असद की अम्मी थी उनसे कह रहे थे कि तुमने ये दरवाज़ा चेक किया पिछला, वो बंद है ना, मतलब डबल कंफर्म कर रहे थे। और जो असद की मम्मा थी वो कह रही थी हाँ हाँ वो बंद है, आपने खिड़कियाँ सही से बंद की है ना, हाँ हाँ मैंने मतलब कुंडी भी लगा दी है। एकदम मतलब जैसे कोई तूफ़ान आने वाला है और ये लोग नहीं चाहते कि एक धूल मिट्टी भी कमरे में आए, मतलब ऐसे ही एक्ट कर रहे ना। तो मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आप लोगों को, मैं वहाँ पे था ना, मुझे पता है, ठीक है। ऐसे वो बिहेव करना शुरू हो गए, तो मैं तो मतलब थोड़ा सा नर्वस हो गया। और मैंने ना मजाक में कह भी दिया कि क्या बात है अंकल, कोई भूत आने वाला है। तो ये सब ना ऐसे मेरी तरफ देखते हैं और बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं ना, और फटाफट जो है ना अंकल बैठते हैं, ठीक है ना, और मुझसे कहते हैं कि बेटा ठीक है, रात के टाइम ना अगर बिल्कुल भी छत पे तो तुमने बिल्कुल नहीं जाना ना, ठीक है ना, ये छत पे तुमने बिल्कुल नहीं जाना। दिन के टाइम भले ही चले जाओ, लेकिन रात के टाइम मेरा बच्चा तुमने छत पे नहीं जाना। और अगर कोई तुम्हें बुलाए, ठीक है ना, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, तो तुमने बिल्कुल भी जवाब नहीं देना। बस खामोशी से खाना खा लिया, बस खामोशी से अपने कमरे में जाकर सो जाओ। क्यों अंकल, क्या बात है, नहीं बता रहे? चलो उन्होंने नहीं बताया तो मैंने तो फिगर आउट कर लिया कि चलो यार इनके मतलब समझो कि ये ना मतलब क्या कहते हैं उस वर्ड को, मतलब ये अंधा यकीन करते हैं ना, ये भूत जिन्नात पर ये सब कुछ। तो मैं इन चीज़ों को मतलब नहीं मानता, ठीक है ना। अब अज़ान भाई मैं जानता हूँ, आपकी वीडियोस भी मैं देखता हूँ, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मैं नहीं मानता था। एक मेरी ज़िंदगी का फ़ेज़ था, मेरा ये मानना था कि आज के दौर में कहाँ ये जिन्नात भूत ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन अब मेरा यकीन है, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पे नहीं था। तो अज़ान भाई आप बुरा मत मानना। तो अदील भाई मैंने नहीं बुरा माना, अच्छी बात है कि आप जिन्नात पर यकीन रखते हो, क्योंकि इनको झुटलाना नाउज़ुबिल्लाह कुरान के मतलब अल्फाजों को मतलब ना यकीन करने के बराबर है, क्योंकि कुरान पाक में इन चीज़ों का जिक्र आ रखा है। तो हमारा यकीन करना इन पर फ़र्ज़ है, ठीक है। अगर हम कहते हैं नहीं 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 तो ये गुनाह है, ठीक है। तो जो लोग नहीं यकीन करते जिन्नात पर, आप यकीन कर लो, क्योंकि हमारी इस दुनिया की सबसे प्यारी और सच्ची किताब में इनका जिक्र है। अदील भाई ठीक है। तो खैर मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था, तो मैंने मतलब ज़्यादा गौर नहीं किया। खैर अब हम जो है ना कमरे में आ गए। मैं उस दिन जो है ना असद के कमरे में लेटा हुआ, हम दोनों एक ही बेड पे सो रहे थे। थोड़ी देर हमने फ़ोन चलाया, गपशप लगाई, गेम खेली आपस में, और
मतलब ऐसे करते करते जो असद था ना वो सो गया और मैं मतलब जाग रहा था। मैं रैंडमली मतलब फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहा था, कोई ऑफलाइन गेम खेल रहा था क्योंकि यहाँ पे जो सर्विस थी ना वो बहुत ही ज़्यादा वीक थी। ठीक है, लाइट भी बार बार आ जा रही थी जिसकी वजह से इनके घर का जो वाईफाई था ना वो भी सही से नहीं चल रहा था। तो ठीक है, अब जी इतने में मुझे ना आवाज़ आती है, आवाज़ आती है किसी के चलने की, ठक ठक ठक। और उसके बाद मुझे कोई बुलाता है, अदील अदील। ये किसी लड़की की आवाज़ थी और इतनी खूबसूरत आवाज़ थी अजान भाई कि शायद अगर मेरी जगह आप होते तो आप नंगे पाँव उस आवाज़ के पीछे भाग जाते। क्या मतलब है तेरा, मैं क्यों भागता। अब जैसे ही मुझे वो आवाज़ आती है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ सीधा असद की तरफ। और मैंने सोचा था कि शायद असद सो रहा है, लेकिन वो सो नहीं बल्कि जाग रहा होता है एंड वो ऑलरेडी मेरी तरफ ऐसे डर से देख रहा होता है। और वो फर्स्ट टाइम था लाइफ में। मेरी और असद की दोस्ती काफ़ी पुरानी थी, ठीक है, चलो इतनी भी ज़्यादा पुरानी नहीं थी लेकिन इतनी थी कि मैंने मतलब मैं उसे पहचानता था। मैंने आज तक उसके चेहरे पे डर नहीं देखा था। वो भाई साहब डर नहीं रहा था, वो कांप रहा था, लिटरली ऐसे वो कांप रहा था। वो एकदम मेरे साथ ऐसे जुड़ गया और उसे डरा हुआ देख डर से मेरा बुरा हाल हो गया जब मैंने असद को डरा हुआ देखा। अब मैंने ना असद से जैसे ही पूछने लगा कि ये क्या, उसने फटाफट ऐसे ना मेरे मुंह पे हाथ रख दिया ऐसे करके, चुप 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 चुप, ऐसे वो इशारा करने लगा। तो मैंने अपना फ़ोन निकाला, मैसेज टाइप किया और मैंने सेंड नहीं किया, ठीक है, वही मैसेज मैंने उसे दिखा दिया। मैंने कहा ये, और मैंने उस मैसेज में लिखा था कि भाई ये कौन है, किसकी आवाज़ है। तो उसने आगे से फिर से मैसेज लिख के ना मुझे ऐसे फ़ोन दिखाया और उसने लिखा था कि भाई मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन इसकी बात का जवाब हरगिज़ मत देना वरना बहुत ही बुरा हाल होगा तेरा और मेरा। और मैंने जो है ना असद की शक्ल देखी, ठीक है, वो डर से बुरा हाल हो रखा था उसका, और मैंने उसकी इस बात का यकीन किया, मान भी रखा और मैं चुपचाप लेट गया। सारी रात अजान भाई वो आवाज़ मुझे आती रही। मैंने कहा अब रुक जाएगी अब रुक जाएगी, लेकिन नहीं, वो आवाज़ आती रही आती रही आती रही एंड इट वाज सो डिस्टर्बिंग कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। छत के ऊपर हमें किसी के भागने की आवाज़ें आती रहीं, कभी वो तेज़ भाग रहा है, कभी स्लो भाग रहा है, कभी छलांगे लगा रहा है, और वो मुझे कंटिन्यूसली आवाज़ दे रही है या दे रहा है, अदील अदील। खैर मेरी नींद सही से पूरी नहीं हो सकी। सुबह जब होने लगी थी तो मैं करीब 2-3 घंटे सोया, ठीक है। खैर दिन का जो टाइम था ना वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था। सुबह जब हमने नाश्ता किया तो मैंने पूछा भी ना असद से और उसकी फैमिली से कि वो क्या आवाज़ थी, कौन थी वो। तो उन्होंने ना बात को घुमाने की कोशिश की, ठीक है, अच्छा बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ होते हैं। तो वहाँ पे मुझे ना समझ आ गया, मोस्ट मतलब ऑब्वियसली उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की, मेरी बात का जवाब नहीं दिया, एकदम बात पलट ली। तो खैर मैंने उनकी बात का जवाब दिया, ठीक है, चलो मुझे शक हो गया ना कि यार ये फैमिली ना मुझसे कुछ छुपा रही है, ठीक है। और इस दफ़ा जब मुझे आवाज़ आएगी तो मैं ख़ुद जाऊँगा चेक करने। वाह आदिल भाई वाह, मतलब क्या ज़रूरत है चेक करने की, छोड़ो। तो खैर दिन का जो टाइम होता है ना वो नॉर्मल गुजरता है, और जैसे जैसे दिन गुजरता है ना तो मतलब ये जो है ना मतलब इसका डर कम होता चला जाता है अदील का। खैर ये ना छत पे भी जाते हैं। जब छत पे ये जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि लकड़ी के दरवाजे के ऊपर स्क्रैचेस के निशान हैं, मतलब उखाड़ने के निशान हैं किसी के नाखूनों के। और जब मैंने वो निशान देखे तो वो निशान, ठीक है, लकड़ी पर तो समझ में आता है, ठीक है, मतलब लकड़ी के साथ ना एक छोटा सा लोहा नहीं लगा होता कुंडी वगैरह, वो निशान उस पे भी थे अजान भाई। तो मेरी तो मतलब हालत ही टाइट होगी। मैंने फिर पूछा यार असद ये क्या चक्कर, क्या है, ये क्या हो रहा है, लेकिन उसने फिर बात घुमा दी। रात हुई और रात को फिर से उस लड़की ने या जो भी था वो, उसने मुझे आवाज़ दी, अदील अदील ऊपर आ जाओ अदील। जैसे ही वो आवाज़ मुझे आती है मैं फटाफट असद की तरफ देखता हूँ, असद सो रहा होता है।
मैं आहिस्ता से उतरता हूँ, ठीक है, और जाता हूँ दरवाज़े से, सॉरी कमरे से मैं बाहर निकल जाता हूँ दरवाज़ा आराम से खोल के। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ, साथ ही, ठीक है ना, कमरे के साथ ही ऐसे सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं उस छत के दरवाजे के करीब पहुँचता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि मुझे ना किसी के भागने की आवाज़ आती है, लेकिन एट द सेम टाइम उस दरवाजे के नीचे से किसी के हाथ का पंजा, ठीक है, कोई हाथ नहीं, पंजा किसी जानवर का, मतलब जैसे कोई पंजा नहीं होता, ठीक है, लेकिन कोई मामूली जानवर नहीं, कोई सही बीस्ट हो ना, ठीक है ना, जैसे मैं अभी ये तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, ऐसा पंजा उस दरवाजे के नीचे से, ठीक है। और उस पंजे की इतनी बड़ी बड़ी नाखून, उंगलियां और नाखून दोनों बहुत बड़े बड़े, और वो ऐसे लकड़ी को खेड़ा, ऐसे ऐसे लकड़ी को वो खेड़ा, वो पंजा एकदम काला शाह पंजा वो। और उस जो पंजे के नाखून थे, उसके अंदर लकड़ियों के जो टुकड़े, वो जो उखाड़ रहा था ना, ठीक है ना, वो टुकड़े उन उंगलियों में फंसे हुए। यार मुझे बताते हुए कसम से ये गूस बम्स आ गए हैं। जस्ट इमेजिन कि तुम ये सीन विटनेस करो। और जैसे ही मैं ये मंज़र देखता हूँ भाई साहब, मैं अजान भाई दंग रह गया ये मंज़र देखकर। अब अजान भाई जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप यकीन ही नहीं करोगे, लेकिन यकीन माने मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि ये मेरे साथ हुआ। फिर से आवाज़ आती है, ठीक है, अदील दरवाज़ा खोलो और बाहर आ जाओ, अदील दरवाज़ा खोलो और बाहर आ जाओ। लेकिन इस दफ़ा ये आवाज़ किसी लड़की की नहीं थी, ये आवाज़ थी मेरी अपनी अजान भाई। अब जैसे अजान भाई आपकी जो आवाज़ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, ठीक है, मतलब अब आपको, मतलब जब आप बोलते हो ना, हम पहचान जाते हैं कि ये अजान भाई है, ये अजान भाई की आवाज़ है। कभी आप ज़िंदगी में हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाओ और हम बोलें कौन, तो आगे से आप कहो कि मैं अजान हूँ, तो हम आप यकीन कर लेंगे और हम दरवाज़ा खोल देंगे, क्योंकि आपकी शक्ल से ज़्यादा हम आपकी आवाज़ को पहचानते हैं। और अदील ने लिटरली ये चीज़ लिखी है और ये बात सच भी है, मुझे मेरी शक्ल से ज़्यादा लोग आवाज़ से पहचान जाते हैं। तो ऐसे ही अजान भाई आपकी तरह ना मेरी भी बड़ी यूनिक वॉइस है, ठीक है, तो मैं अपनी आवाज़ पहचानता हूँ, वो मेरी ही आवाज़ थी। अब जैसे ही मैं वो आवाज़ सुनता हूँ, ठीक है, और उस दरवाज़े के नीचे से वो पंजे कभी ऐसे हो रहे हैं, कभी ऐसे, कभी दाएं बाएं, आगे पीछे, और इतने में मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो खड़ा होता है भाई साहब असद, और वो सही गुस्से में मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे के अंदर लेके जाता है और मुझे कहता है कि कहा था ना जवाब नहीं देना, छत पे नहीं जाना, पागल हो गया है तू, क्या कर रहा है, दिमाग ठीक है तेरा। तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई ये सब क्या हो रहा है, ये क्या था, ये पंजा, ये मेरी आवाज़। वो नहीं बताता कुछ भी, बस मुझे कहता है कि चुपचाप सो जा, ज़्यादा बात मत कर। मैं उसकी बात मान लेता हूँ, कानों के ऊपर ऐसे तकिया रख के जो है ना, ऊपर कंबल डाल के मैं सो जाता हूँ। सुबह होती है तो मैंने तो डिसाइड कर लिया था भाई मैं यहाँ से 9-11 होने वाला हूँ, मैं यहाँ एक रात और नहीं रुकने वाला। सामान पैक कर रहा है वो, इतने में जो है ना असद आता है, ठीक है, और कहता है ठीक है, जो कल तूने देखा उसके बाद तू यहाँ पे नहीं रहना चाहता और ना ही मैं तुझे यहाँ पे रोकूँगा, चल मैं तुझे जो है ना छोड़ आता हूँ वापस, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, तुझे रास्तों का पता नहीं ना। तो अदील उससे पूछता है भाई ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो बता कि वो क्या था, क्या देखा था मैंने, वो सब क्या है, ये इधर हो क्या रहा है। तो असद तो पहले नहीं बताता, लेकिन जब ये फोर्स करता है ना, फिर वो बता देता है कि कैसे काफ़ी टाइम पहले उसकी एक कज़न आई थी इनके साथ रहने के लिए, ठीक है। इसकी वो कज़न जो है ना बड़ी अच्छी पढ़ने वाली बच्ची थी। एक रात को उसे भी ऐसे एक आवाज़ आती है रात के 8 बजे, ठीक है ना, 8, 8:30, 9 के दरमियान। जब वो उस आवाज़ को फॉलो करती है, दरवाज़ा खोलती है छत का, तो वो दिन और आज का दिन वो कभी नहीं मिलती। वो आज तक टू दिस डे वो गायब है, उसका कोई नामो निशान नहीं है। और ऐसे ही हमारे इसी गांव में एक आदमी गायब हो गया रातों रात, उसका कोई ट्रेस नहीं है, ठीक है। अपनी फैमिली, बीवी बच्चे छोड़ के गायब, माँ बाप को छोड़ के गायब। कई सालों बाद वो आदमी वापस आता है और बताता है कि कैसे
उसने रात को ऐसे ही एक आवाज़ सुनी थी, बहुत खूबसूरत आवाज़ एक लड़की की। जब वो अपने घर की छत पे जाता है तो वो क्या देखता है कि एक चुड़ैल, ठीक है, चुड़ैल जो थी ना वो दिखने में नॉर्मल थी, जैसे आप मैं कोई लड़की, ठीक है, लेकिन उसके पाँव लिटरली मुड़े हुए थे। वो मुझे उठा के ले गई, ठीक है, और उसके अंदर इतनी ताकत थी कि मैं बता नहीं सकता। वो मुझे उठा के ले गई और उसने कई सालों तक मुझे जंगल में रखा, और रात को ना वो मेरी आंखों में कुछ लगा देती थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से मैं अंधा हो गया, मुझे दिखाई नहीं देता था, ठीक है, सारा दिन नहीं दिखाई देता था, सारी रात दिखाई नहीं देता था। और तो और उस चुड़ैल के बच्चे भी थे, ठीक है। और एक दिन जो है ना मैंने उसे मतलब चालाकी से, वो आदमी बताता है कि कैसे उसे मैंने बेवकूफ़ बनाया कि मुझे ये बच्चे देखने हैं, अब मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ये वो। तो खैर वो उस रात को वो चीज़ नहीं लगाती और मुझे ना हल्का हल्का दिखाई देना शुरू हो जाता है। मैं उस चुड़ैल के साथ रहता हूँ, काफ़ी अच्छे से रहता हूँ। और एक दिन जब वो सुबह शिकार करने जाती है तो मैं मौका देखकर फ़रार हो जाता हूँ, ठीक है। और उस आदमी ने ये भी बताया कि कैसे वो जो चुड़ैल थी ना वो अक्सर ऐसे ना खोपड़ियाँ लेकर आया करती थी, सॉरी खोपड़ियाँ नहीं, जानवरों के ना ये ऊपर वाले सर का हिस्सा, ठीक है, ये माथा, ठीक है ना, ये माथा लेकर आती थी और उस माथे में होता था खून, जानवरों का दिमाग वगैरह वगैरह, और वो खाती थी वो, ठीक है। और ऐसे जो है ना मैं मौका देखकर मैं भाग आया, मुझे बड़ी मुश्किल से ये गांव मिला, और ऐसे जो है ना उस आदमी ने हमें ये बताया। और तब से जब भी हमें रात के टाइम असद कहता है किसी की भी आवाज़ आती है जो हमें बुला रही है, और वो आवाज़ें ना बहुत ही सिमिलर होती हैं, ऐसे लगता है जैसे वो हमारे ही माँ बाप हैं, हमारा कोई भाई है, कोई बहन है जो इस टाइम छत पे है, फंस गया और हमें बुला रहा है। इसीलिए हम इस ट्रैप का बड़ी आसानी से शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमारे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि रात को हमें आवाज़ आ रही हो, पावें वो हमारा कोई करीबी ही क्यों ना हो, मेहमान हो, हमारे माँ बाप हो, भाई बहन हो, हम उस आवाज़ का जवाब नहीं देते, ना उसके पीछे जाते हैं। खैर इसके बाद जो है ना अदील के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो यकीन कर लेता है इस बात पर, क्योंकि जो उसने रात को देखा ना, शायद अगर वो उसने ना देखा होता वो यकीन ना करता, लेकिन जो उसने रात को देखा, ठीक है, वो आवाज़ उसने सुनी, उसे इस स्टोरी पर 100% यकीन हो जाता है। खैर उसके बाद जो है अदील अपने शहर वापस आ जाता है, उसे जॉब भी मिल जाती है अच्छी, वो इस टाइम नॉर्मली अपनी लाइफ गुजार रहा है। दूसरी तरफ असद भी उसी शहर में रहता है, ठीक है, लेकिन वो कहीं और जॉब करता है, और टाइम टू टाइम इनकी आपस में गपशप होती है, मुलाकात होती है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूँ कि अब अदील कभी भी असद के गांव नहीं जाने वाला। तो खैर यार यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी, उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छी लगी होगी। पर्सनली यार मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, छोटी थी लेकिन बहुत ही सस्पेंस वाली थी, मतलब इसने ना मुझे मतलब एकदम समझो एज पे रखा है स्टोरी ने, और काफ़ी कमाल की थी। और वो नहीं जैसे दादा दादी की स्टोरीज़ होती, लेकिन बस इसमें एक ट्विस्ट था कि ये रियल थी। और मुझे भी जो है ना ऐसे काफ़ी सारे किस्से आए हैं, ठीक है, गिलगित के साइड के, तो मुझे मतलब यकीन है स्टोरी पर। तो खैर आपकी क्या ओपिनियन है स्टोरी को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो ये मेरा ईमेल है, ये मेरा स्नैपचैट है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर ज़रूर सेंड कर देना। मुझे दुआओं में याद रखना, मेरी मम्मा के लिए आपने दुआ करनी है, ठीक है, वो उस टाइम उनकी इस टाइम तबीयत नहीं ठीक, ठीक है, आप लोगों ने दुआ करनी है। शी इज़ रिकवरिंग फ्रॉम समथिंग जो मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, तो आपने दुआ करनी है, अपना ध्यान रखना, मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा। जज़ाकल्लाह, लव यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।